नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारे पास में है सेकंड नंबर का वीडियो। इसके पहले का वीडियो हम लोगों ने कल अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और जो पुरानी सीरीजें हैं या हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में विथ एप्लीकेशन की। जी हाँ, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाती है, तो इंस्टाग्राम जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट जो अपडेट है सबसे पहले वहां पे डालना आसान होता है। आप व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी वहां मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम की लिंक भी वहीं पर है। चलिए, फिलहाल हमारे पास है आज का ये पहला प्रश्न। और जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। जितने अच्छे सब्सक्राइबर रहेंगे उतने अच्छे ऑफर और चीजें यहाँ पर देने का फिर प्रयास हम करते भी है। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ है? देखिए, हम लोग सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी करते हैं और सीपीसीटी एग्जाम में जो हमारे पास हिस्ट्री के क्वेश्चन है या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, किसने क्या डेवलप किया है, ये वाले क्वेश्चन है, तो वहां पर वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखना है। और जनरेशन के क्वेश्चन लगातार हमारे एग्जाम में आते हैं और ईजी भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ट्रांजिस्टर, हमारे पास 4 पीढ़ी लिखी है ना। मैं यहाँ पर 5वीं पीढ़ी भी लिख देता हूँ, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे, है ना। क्या है? 5th जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमने यूज किया है ट्रांजिस्टर के पहले, क्या यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब हम लोगों ने यूज किया है फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन हमने क्या यूज किया? तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारे पास में है ये है सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन हमने क्या यूज किया? थर्ड जनरेशन हमने यूज की भी है क्या? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन से बनी हुई थी, ये याद रखना है। फोर्थ जनरेशन में हमने क्या किया है? तो हमने यहाँ पर हमको मिल गया क्या? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है उसको माइक्रो प्रोसेसर हम लोग कहते हैं। और पहला माइक्रो प्रोसेसर मैंने कल भी बताया था, क्या है आपके पास? 4004। और किस नाम से आता है ये? इंटेल के नाम से आता है, ये आपको याद रखना है। टेड हाफ, मैंने वैज्ञानिक का नाम भी आपको बताया हुआ है, तो यहां पर इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हो गई। अब हमारा बचता है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, इसी आईसी का यूज करने वाले हैं बड़े पैमाने पर। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम करते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यह आपको मिल जाता है कैसा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो VLSI और ULSI ये हमको मिलता है यहाँ पर, याद रखिएगा बस। वही अगर इसके लिए कभी क्वेश्चन बनता 4th के लिए तो यहाँ पे LSI आता, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू ओवरक्लॉकिंग का अर्थ क्या है? ओवरक्लॉकिंग, ओवर तो हमको समझते ही है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या ओवर चीजें बोल रहा है, और चीजें हम लोग बोलते ही है। ओवर मतलब जो हद है, लिमिट है, उससे ज्यादा की बात जब भी होगी वहां पर हम ओवर वर्ड जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ओवर क्या है? क्लॉकिंग है। क्लॉकिंग क्या होती है? देखिए, हमारे पास में जब हम मतलब माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है तो उसके निर्माता के द्वारा उसकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतनी स्पीड से ही ये चलेगा, अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत लंबे समय तक के चलेगा, ना गर्म होगा ना कोई प्रॉब्लम आने वाली। लेकिन हमारे पास जो यूजर्स रहते हैं, जो यूजर रहते हैं, वो प्रोसेसर की स्पीड से ज्यादा काम लेने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं? उसको ओवरक्लॉक कर देते हैं, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, जितनी क्षमता सेट है उससे ज्यादा कर देना। तो जब भी उसकी स्पीड को ज्यादा सेट किया जाता है, उसकी एक्चुअल लिमिट से ज्यादा उससे परफॉर्मेंस गेन करने का प्रयास करते हैं, और गेन करते हैं नॉर्मल गेमिंग वाले, एडिटिंग वाले करते हैं। तो क्या होगा कि आपका जो सीपीयू प्रोसेसर होगा वो बहुत ज्यादा गर्म होगा, साथ में वो ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। तीसरी चीज कि उसकी लाइफ साइकिल कम हो गया, अब उसकी उम्र कैसी हो गई? कम हो गई। तो उसको बहुत ज्यादा काम लिया जाएगा। कुल मिला के ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा किसी से काम ले लो तो फिर क्या होगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो वही कंडीशन आ जाती है ओवरक्लॉकिंग में। हमारे पास ऑप्शन क्या दे रहा है वो देखो, हमको बोल रहा है सीपीयू को बंद करना। सीपीयू को बंद करना तो नहीं होगा, सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मानक से अधिक चलाना, हाँ ये सही हो जाएगा। सीपीयू को फॉर्मेट करना, सीपीयू फॉर्मेट नहीं होता, सीपीयू को रिप्लेस करना ये तो कोई बात ही नहीं है, बदल के दूसरा लगाने से क्या मतलब, है ना। तो क्या किया जाएगा? उसकी जो मानक स्पीड है, जितनी उसको स्पीड सेट करके दी गई है कि भैया 2.7 गीगाहर्ट्ज का है, उससे ज्यादा कि उससे परफॉर्मेंस लेने का प्रयास करना, वही होता है। क्या होगा? ओवरक्लॉकिंग होगा, याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला वर्ड है HTML का विस्तार। फुल फॉर्म पूछा है, इजी होगा, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा।
देखिए फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज फाइल एक्सटेंशन, यहाँ से आप लोग तैयार करना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम तक के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे और जो पहले मतलब कि अभी एग्जाम ना दे रहा है, बाद में एग्जाम उनको देना है, अभी पढ़ाई उन्हें स्टार्ट करी है। देखिए सबसे पहले आपको फोकस करना है टाइपिंग पे, टाइपिंग की स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, उसके बाद फिर आप थ्योरी पेपर की तैयारी करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर की क्लासेस थोड़ी थोड़ी लेते हुए इसको भी तैयार करना साथ में स्टार्ट कर दे, तो जैसे टाइपिंग कंप्लीट होगी वैसे ही आपका थ्योरी पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन पहला जो फोकस होगा आपका कहाँ पे होना चाहिए, वो पहला फोकस होना चाहिए आपके टाइपिंग पे, है ना। चलिए, तो हमारे पास HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट क्या होगा, ये मार्कअप लैंग्वेज होगा। याद रखना क्या है, HTML की जो कोडिंग हम लोग करते हैं वेब पे डिजाइन करने के लिए, उसकी बात हो रही है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होगी ये इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है, बहुत इजी भी है, याद भी रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी में हमारे पास में इसका अपडेटेड वर्जन जो है हमको XHTML मिलता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कोडिंग स्ट्रक्चर जिसमें अक्षर पैरेलल बार की सीरीज से रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब हमको एक इस प्रकार की कोडिंग पूछ रहा है, इस प्रकार की कोडिंग का स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या है, अक्षर को पैरेलल बार्स, अक्षर को किस में जोड़ रहा है, पैरेलल बार्स के रूप में दिखा रहा है। तो ऐसी कोडिंग हम लोगों ने देखी होगी नॉर्मली, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्षर और बार्स को इस तरीके से मोटी और पतली लाइनें जो है ना, उनको रख के और फिर क्या तैयार किया जाता है, कोड तैयार किया जाता है। तो ऐसी लाइनें आपने कहीं देखी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते भी है बार कोड। तो ये नीचे आपको यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए मिलते हैं। वो जो लाइनें होती है ना, वो उसी नंबर की रहती है, नॉर्मल सा फॉन्ट है ना। आप लोग घर पे कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे तो बारकोड का फॉन्ट यूज कर लो, उसमें आप नंबर डालो, सेलेक्ट करो और बारकोड में चेंज करो तो हो जाएगा। आप उसको क्यूआर कोड में भी बदल सकते हो, तो बारकोड और क्यूआर के फॉन्ट मिल जाते हैं इजी, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो याद रखेंगे क्या होते हैं हमारे पास में, ऐसे बारकोड्स होते हैं। बारकोड पहले ही ऑप्शन लिखा है, ये सही होगा। मेनू बार की अगर हम बात करें तो मेनू जो बार होता है उसमें हमारे पास बटनें मिलती है, ऑप्शन मिलते हैं, वहां से हम चुनाव कर सकते हैं। न्यूमेरिक बार तो ऐसी कोई बार हम लोगों के पास में नहीं होती है और नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो जो आंसर बन सकते थे, है ना। एक तो हमारे बताते मेनू बार जो ऑप्शन का चुनाव करते हैं, और हमारे प्रश्न का राइट आंसर है बारकोड। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी वर्क किसका मैनेजमेंट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू के कार्य पूछेगा, कंट्रोल यूनिट के कार्य पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पूछेगा, इनके कार्य अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य ध्यान से तैयार करेगा, 3-4 है, ज्यादा है भी नहीं। हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी मतलब उसका मुख्य कार्य जो है किसका मैनेजमेंट करना है। वो उसका ये काम तो फिक्स है कि उसको मैनेजमेंट ही करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर ही तो होता है हमारे कंप्यूटर का। प्राइमरी कौन सा है कि मुख्य में क्या रहेगा, हमको बोल रहा है कमांड को मैनेज करना, यूजर को मैनेज करना, प्रोग्राम को मैनेज करना, या रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो मैनेजमेंट का काम है। और मैनेजमेंट वाले का काम क्या होगा, जैसे हमारे कंप्यूटर की हम बात कर ले, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कमांड होते हैं, यूजर होते हैं, सारा कुछ वहां पे रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि यूजर को, मतलब जो एंड यूजर हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर को, तो हम लोगों के लिए कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, ये हार्डवेयर को कमांड भेजेगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा, तो इन सब को क्या करता है, हमारे लिए अवेलेबल कराता है कि हमको जब जिसकी जरूरत होगी मिलना चाहिए। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें आती है किसके अंतर्गत आती है, ये आती है रिसोर्सेस के अंतर, संसाधन के अंतर्गत आती है। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो उपलब्ध कराना किसके लिए, यूजर के लिए, ताकि यूजर का कोई काम रुके नहीं, है ना। सिर्फ कमांड को मैनेज करना उसका काम नहीं होगा, या यूजर को मैनेज नहीं होगा, या प्रोग्राम्स को मैनेज नहीं होगा। चलाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो अवेलेबल कराएगा, और नहीं होगी तो कमांड देगा सीपीयू को, है ना, तो मिल जाएगा। तो याद रखना जितने भी संसाधन होते, रिसोर्स होते थे, उनको मैनेज करने का सबसे पहला काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, बस याद रखना है। अगला है www पर अपने वेब पेज कहाँ रखे जाते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। इस पे आपने देखा होगा कि वेब पेजेस होते हैं, वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं ना, कि हमने क्लिक किया, फिर जैसे आप लोग जाइए rajcomputerbaitul.com,
है ना। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारे सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, थ्योरी वाले भी और मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको वहाँ पे क्या मिल जाते हैं, टाइपिंग के टेस्ट, है ना। हम लोगों ने वेबसाइट टाइपिंग के लिए ही डेवलप करवाई है और उसमें टाइपिंग के सारे टेस्ट आप लोगों को मिलते हैं, तो अलग अलग पेजेस से मिलते हैं। तो बात वही है कि www पर वेब पेज जो है ये कहाँ पर सेव रहते हैं, तो हमारे जितने भी पेजेस है वो हमारे सर्वर पर सेव है। कहाँ पर, सर्वर पर। और सर्वर क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे बोल रहा है इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन मतलब स्थापित करेंगे फिर काम करेंगे, कुछ भी सेव नहीं होगा। वेब ब्राउजर मतलब आप जो ओपन करोगे, चाहे क्रोम होगा या मोजिला होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज होगा, जो भी आप ओपन करते हो वेब ब्राउजर होते हैं, तो उसमें तो सेव नहीं होगा। वेब सर्वर, है ना, तो वेब सर्वर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वेब सर्वर पर ही सारे पेजेस सेव होते हैं। जब आप यहाँ से क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो सर्वर से वो पेज आपकी स्क्रीन पर आता है, तो उस पर कई बार थोड़ा कम ज़्यादा समय लगता है, बस इतना सा, है ना। ऑल ऑफ दी अबो नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पे जो एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस है उसमें 2 कोर्सेस हमारे पास में है। एक तो ये फुल कोर्स है जिसको अभी हम 15 अगस्त के बाद इस पे एडमिशन लेना हम लोग बंद करने वाले हैं, है ना। फिर समय कम रहेगा, फिर हम उसमें एडमिशन नहीं लेंगे। अभी हमने इस पे फुल कोर्स पे 250 का फ्लैट डिस्काउंट डाल दिया है, तो अभी जिनको लेना हो इस वीक में तो जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें हमने कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें मैथ भी आपको मिलने वाली है, रीजनिंग भी आपको मिलने वाली है, साथ में इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं सारे के सारे, विद लाइव क्लासेस भी है इसमें। और टाइपिंग का जो प्रीमियम पैकेज है वो भी इसके साथ सब्सक्रिप्शन तक के फ्री मिलने वाला है, तो उसको आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 15 अगस्त के बाद इसमें एडमिशन हम लोग नहीं लेंगे, समय कम बचेगा तो फिर हम नहीं लेने। यहाँ पर मॉक टेस्ट है, अगर किसी को सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, अच्छा थोड़ा सा अंतर समझ जाइए यहाँ पर कि जो फुल क्लास है, फुल क्लास उन लोगों को लेनी चाहिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ के देना है। टाइपिंग उन लोगों की पहले कंप्लीट हो चुकी है, तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या उनका 2-2, 3-3 नंबर से पेपर रुक रहा है, उसके लिए होती है फुल क्लास, ताकि डिटेल में पढ़ ले एक बार, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। मॉक टेस्ट है यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 60 है, पर यहाँ पर आपको 75 एग्जाम तक के मिलने वाले हैं। और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। अब वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखना चाहते हैं, कैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे और कैसे बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसके लिए ये रहता है। इसमें भी हम लोगों ने टाइपिंग का जो प्रीमियम प्लान है वो इसके साथ में फ्री रखा हुआ है, तो इस पे ये कोर्स अगर लेते हैं तो इसके सफिशिएंट डेट तक के आपको वेबसाइट पर हमारे पास टाइपिंग भी फ्री मिलने वाली है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहता है तब तक के लिए, ठीक है। तो ये आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ टाइपिंग के लिए बता दूँ आपको, हमारी वेबसाइट पे हम लोगों ने बेसिक से मतलब शुरुआत से अगर कोई टाइपिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए भी हमने 6 महीने का कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर अभी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है अभी एग्जाम के लिए रिसेंटली, तो उसमें हमने 99 रुपये का प्रीमियम प्लान हमारे पास में है, जिसकी वैलिडिटी होने वाली है 3 मंथ की। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ की होने वाली है। साथ में इसमें आप लोगों को 50 हिंदी के और 50 इंग्लिश के टाइपिंग के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, तो वो आप ये चाहे तो ये भी ले सकते हैं, है ना। ये मिलेगी आपको वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको जाना है www.rajcomputerbaitul.com, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाली है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैलिड फार्मूला है? यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके से फार्मूले दिए गए हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे एग्जाम में एक्सेल के फार्मूले अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं बता दूं फार्मूला कोई भी हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, किसका है ये? पावर का। पावर हमको समझता ना, पावर मतलब कि हमने बोला कि 2 की घात क्या हो रही है? 2 हो रही है। ये 2 की घात हमने बोल दिया 3 हो रही है, तो ये क्या है हमारे पास? पावर। तो ये जो पावर वाला फार्मूला है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हमने पावर लगाया, अंदर 2 और ये स्टार लगाया है, इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। क्या इससे क्या होता है? इनटू होता है, गुना होता है। तो ये गुने का साइन लगा दिया यहाँ पे पावर। हमको तो घात निकालना है, तो गुना करेंगे क्या? नहीं, गलत हो गया। फिर हमको बोल रहा पावर और ये इस तरीके का निशान होता है, इसका मतलब भी होता है कि ऊपर घात लगी हो, है ना। लेकिन उसने अपने पावर सामने लिख दिया, फिर अंदर ऐसा लगा रहे, तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया। तो ये वाला भी आंसर कैसे है? नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे वो बोल रहा है पावर और फिर उसने 2 और 3 लिखा है, ये फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला फॉर्मेट जो है पावर लगाने का बिल्कुल करेक्ट है, इस प्रश्न का राइट आंसर। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है इक्वल 2 की पावर क्या लगाना है आपको? 3। इतना हो गया क्लियर। नीचे हैज वाला बोल रहा है, ये गलत होगा।
अब बहुत बार एग्जाम में हमारे पास आता है कि ऐसा उसने प्रश्न में रख दिया, ऐसा कैसा उठा के यहाँ रख देता है और हमसे पूछता है इसका आउटपुट क्या होगा। तो अब आप लगा दोगे आउटपुट भी। क्या करना है आपको, 2 की घात, ये जो पहला जो लेटर लिखा होगा उसके बाद दूसरा लिखा हुआ, तो पहले की घात क्या होगी, ये होगी। इसको सॉल्व कर देना बस, है ना। तो क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। अगर वो ऐसा प्रश्न पूछता तब हम इसका आंसर ऐसे लगा देते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर आपको वो दिलाएगा। अगला है हमारे पास में डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड मापने की कॉमन यूनिट क्या है। डेटा ट्रांसफर हम लोग करते हैं इंटरनेट पर, कंप्यूटर में हम लोग करते हैं बहुत बार। तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर हम इंटरनेट से ही जुड़े हुए प्रश्न में रखते हैं कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पे डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वहां पर डेटा ट्रांसफर की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, स्पीड, ये कैसे निर्धारित होगी। तो हमारे पास में है बिट्स पर सेकेंड, नैनो सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड और मेगा हर्ट्ज। देखिए ये जो हर्ट्ज आएगा जहां पर भी, तो मेगा हर्ट्ज आपको बता दूं कि चाहे गीगा हर्ट्ज हो, मेगा हर्ट्ज हो, ये से कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड की बात होगी या सीपीयू की स्पीड की बात हो जाएगी, वो हर्ट्ज में ही ना पाएगी, है ना। या मॉनिटर का रिफ्रेश रेट हर्ट्ज में नापता है। कैरेक्टर पर सेकेंड, ये जो हमारे पास में आया कैरेक्टर पर सेकेंड, ये जो होता है भैया, ये प्रिंटर की गति है, जब हम नापते हैं तब यूज करते हैं सीपीएस, है ना। तो बेसिकली ये कैरेक्टर प्रिंटर मतलब डीएमपी प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर की स्पीड इसी में नापते हैं हम कैरेक्टर पर सेकेंड में। नैनो सेकंड आ रहा है, तो नैनो सेकंड में हम कंप्यूटर की स्पीड नापा करते थे, है ना। जो पुराने कंप्यूटर हमारे पास में, उनकी स्पीड हम नैनो सेकंड में ही नापा करते, मतलब नैनो सेकंड में कैलकुलेशन करता है, उतने सेकंड में काम कर लेता है वहां पर। बिट्स पर सेकंड जो है, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफर की जो दर होती है ना, स्पीड की बात करें दर की नहीं, वो किस पर नाप रहे हैं हम लोग, बिट्स पर सेकंड। बस इतना याद रख। प्रोसेसर की स्पीड मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैंने अभी तो बताया इसके पहले, है ना, जस्ट अभी पहले बताया हमने, है ना। क्या है हमारे पास में, प्रोसेसर की स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोसेसर की स्पीड अभी देखा था आपने पहले वाले प्रश्न में कि क्लॉक स्पीड कम ज्यादा कर रहे थे हम लोग, तो बस उसी से समझ जाइए कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। हमारा मेमोरी होगा क्या, नहीं, क्लॉक स्पीड होगा क्या, तो हाँ भैया क्लॉक स्पीड जो होगी ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रोसेसर स्पीड नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी। तो क्लॉक स्पीड से प्रोसेसर की स्पीड, जैसे ओवर क्लॉकिंग करना, प्रोसेसर को ओवर क्लॉकिंग करना, पहली प्रश्न में हमने देख लिया, स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है। तो स्पीड से जुड़ा हुआ क्या है हमारे पास में, क्लॉक की स्पीड। और ये जो क्लॉक हम लोग बोल रहे हैं ना, LOCK क्लॉक, ये बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं, ये याद रखना, CU कंट्रोल यूनिट को। मैग्नेटिक डिस्क पर बने कंसोल्टिक सर्कल क्या कहलाते हैं। तो देखो मैग्नेटिक डिस्क में आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमने डिस्क बनाई, है ना। डिस्क के ऊपर इस तरीके से क्या बने होते हैं, ये संकेंद्रीय साइकिल बने होते हैं, है ना, केंद्र की तरफ ऐसे घूमे हुए सारे के सारे केंद्र से। तो ये जो साइकिल होते हैं, चक्र होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमारे से प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहा है सेक्टर, सरफेस, ट्रैक्स और सिलेंडर। तो यहाँ पर ये जो ट्रैक हमारे पास में है ना, ये बटे हुए भी रहते हैं, कैसे, इस तरीके से छोटे छोटे भागों में बटे हुए रहते हैं, ये भी याद रखना। तो अगर मैं सीधे सीधे आपको बोलूं कि हमारे पास में ये जो सर्कल सर्कल घूमे हुए हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलेंगे, ट्रैक बोलेंगे। तो डेटा किस में सेव होता है, इन ट्रैक्स में सेव होता है। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पर सेक्टर भी रखा गया है। तो सेक्टर बेसिकली क्या होता है कि यहां से यहां तक एक सेक्टर है आपके पास में, एक चेक छोटा सा, है ना। तो वो जो सेक्टर कहलाता है, वो बेसिकली हमारे पास जो ट्रैक्स होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इसका एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा जाता है कि एक सेक्टर में कितना डेटा आता है। तो बता देना उसको, कितना डेटा आता है, एक सेक्टर में आता है भैया 512 किलोबाइट, 512 KB डेटा आता है एक सेक्टर में। प्रश्न आएगा उसको बता देना, 1 नंबर वो आपको दे देगा। तो इतने प्रश्न यहां से याद रखिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता चुका हूं, क्या है हमारे पास, ट्रैक है ना, मैग्नेटिक डिस्क में। तो ये क्वेश्चन हार्ड डिस्क के लिए भी लग जाएगा और फ्लॉपी डिस्क के लिए भी लग जाएगा, दोनों मैग्नेटिक होती है। यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी किस फीचर से देख सकता है। ठीक है, यूजर मतलब कि हम लोग बेसिकली यूजर ही है, उपयोगकर्ता। कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं,
कि जानकारी किस फीचर मतलब कौन सी किसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं, किसकी विशेषता से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, हमको बोल रहा है स्टार्ट से देख सकते हैं, माय कंप्यूटर से, कंट्रोल पैनल से और ऑल प्रोग्राम से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारे पास में, वो आपको सीधे सीधे बताऊं मैं तो वो होगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हमारे पास जितने भी हार्डवेयर होते हैं लगे हुए, है ना, उनकी सेटिंग सारी चीजें मिल जाती है हमको। साथ में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ऑल प्रोग्राम, है ना, हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, तो वहां से हमें इंस्टॉल का भी ऑप्शन मिलता है, अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन हमको मिलता है। कहाँ पे? कंट्रोल पैनल में। इसके अलावा अगर हम स्टार्ट बटन की बात करें तो स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हमारे पास में क्या होते हैं? मेन्यू होता है कि कौन सा हमको प्रोग्राम ओपन करना है उसके बारे में जानकारी। माय कंप्यूटर हमारे पास में हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके स्टोरेज सेक्शन का नाम बेसिकली क्या होता है? माय कंप्यूटर होता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर की पूरी प्रॉपर्टी हमको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और माय कंप्यूटर, अभी हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हम विंडोज 8, 10 और 11 की अगर बात करें तो उसमें माय कंप्यूटर हमको नहीं मिलता है। क्या मिलता है वहां पर? हमको दिस पीसी के नाम से यही फोल्डर आता है, जैसा का वैसा, वो भी याद रखना। ठीक है, तो फिलहाल कंट्रोल पैनल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला एक्सेल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान से देखिएगा। स्पेशली नए वाले बच्चे जो पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहा हो उनको तो बहुत दिक्कत नहीं आती है, सीधे सीधे मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, उनको वही याद रहने वाला है। पहले से पढ़ा हो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अब ओवरलैपिंग जब होता है तो पुरानी वाली झलकियाँ थोड़ी थोड़ी दिखती है, जो कि गलत होती है। इसको याद रखिएगा। हमारे पास एक्सेल का फार्मूला है, इसको बड़े अच्छे से मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे पास में बोल रहा है वो इक्वल, इफ और फिर एक कंडीशन ये दी है, दो वैल्यूज दी है उसने हमको, का रिजल्ट क्या होगा हमारे को उसने ये ऑप्शन भी दिए। देखिए, जब भी फार्मूला आता है एग्जाम में तो फार्मूले को देख के और हमको डरना नहीं है। पहली चीज, जितने भी फार्मूले यहाँ से लेके आखिर तक मैं करवाऊंगा उसको कॉपी में लिख लिख के रखना और प्रैक्टिस करना, जैसी बताऊंगा। हमारे पास इसने फार्मूला दिया है, कौन सा? इफ दिया है, IF। इफ क्या है? तो ये एक लॉजिकल फंक्शन है, ये आप याद रखें। लॉजिकल फंक्शन जैसे तर्क हम लोग लगाते कि छोटा है, बड़ा है, बराबर है, यदि वाली बात हो गई। इफ मतलब यदि ऐसा हो। यहां पे उसने जो सामने की तरफ हमको दिया, ये क्या है? ये कंडीशन है ना। जैसे इफ लगाएंगे हम तो कंडीशन देना पड़ता है। उसके बाद में जो हमको दिए हैं ये दो, एक और ये दो, ये क्या है? ये वैल्यूज है। ये क्या होने वाली है? वैल्यूज होने वाली है। अब हम प्रश्न अगर देखें, यहाँ पे हमको आंसर निकालने की बात हो रही, तो अब इसका आंसर हम कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका आंसर हमको निकाल तब तक नहीं पाएंगे जब तक कि हम ये फंक्शन कैसे काम करता है उसका राइट आंसर हमको पता नहीं होगा। तो देखिए जरा, बताता हूं मैं। यहाँ पे इसने जो कंडीशन दी है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है कि जो 2 है ये छोटा है किससे? 3 से। ये क्या दे दी उसने? कंडीशन दी है। उसके बाद में उसने 4 और 2 लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? वैल्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो 4 और 2 उसने वहां पर लिख दिया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। तो जी हाँ, क्या कर रहा है वो? कंफ्यूज कर रहा है। इसकी जगह पे वो क्या लिख सकता था? इसकी जगह लिख सकता था वो ट्रू, और इसकी जगह पे लिख सकता था फॉल्स, है ना। क्या वैल्यू निकलती? अगर 2 3 से छोटा है ना, तो क्या होगा? तो ट्रू होगा। अगर बड़ा होगा तो क्या जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकल रहा है? मतलब हमको दिख ही रहा है कि 2 छोटा है 3 से। ये सही है क्या? तो ये बिल्कुल सही है। ये तो सही है ना, जो 2 है 3 से छोटा ही होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, क्या आपके पास ट्रू और फॉल्स ये लिखा हुआ रहता है एक्चुअल, है ना। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया? प्रश्न को घुमा दिया। यहाँ पे ट्रू की जगह क्या लिखा है? 4, और फॉल्स की जगह क्या लिखा है? 2 लिखा है। इसलिए इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? ट्रू की जगह जो वैल्यू होगी वो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि मान लो यहां पर ये लिखा है इक्वल इफ, है ना, 2 लेस देन, इस तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा, कोई ब्रैकेट यहां नहीं है ना, 3 और फिर क्या लिखा है? (4, 2) ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर वो ऐसा लिखता 2 और 4 इसकी ऐसा लिख देता हो, है ना, कि इसकी जगह बदल देता, तब मालूम आपका राइट आंसर क्या आता? तब आपका राइट आंसर क्या आता? 2 आता, सेम कंडीशन पे। क्यों? क्योंकि जो 2 अब लिखा हुआ है ये किसकी जगह पे आ गया? ये ट्रू की जगह पे आ गया।
और 4 कहाँ चला गया, फॉल्स की जगह पे। हमको यहाँ पे सिर्फ कंडीशन पहचाननी थी कि 2 3 से छोटा होता है क्या। अगर हाँ तो आंसर किस में आएगा, ट्रू में, और गलत होगा तो आंसर आएगा फॉल्स में। तो क्योंकि सही में है इसलिए वो 4 आया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न घुमा देता है एग्जाम में, तो इससे बच के रहिएगा। सीधे सीधे चीजें हमको पता होनी चाहिए कि इफ जो है लॉजिकल फंक्शन हमारे पास में है और वो क्या करता है, ये करता है। आंसर किस में आएगा, ट्रू या फॉल्स में आने वाला है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया है, यहाँ पे आप ऐसा कैसा फार्मूला एक बार टाइप करना एक्सेल में और एंटर करना, फिर आप क्या करना है, इसकी जगह बदल देना और फिर आप एंटर करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। पहली बार में क्या आएगा, आपका 4 ही आएगा, लेकिन जब इसकी जगह आप आपस में बदल दोगे, 4 की जगह 2, कुछ भी कर देना, मन से जो इच्छा हो वो कर सकते हो, तो फिर वो वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो याद रखना इसका आंसर फिलहाल क्या होने वाला है, 4। अगला है, सर्च इंजन जब सर्च क्राइटेरिया से मैच होने वाले वेब पेज देता है तो उसे क्या कहा जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, देखो इसको। देखो, सर्च इंजन जो होगा, जब सर्च क्राइटेरिया के अनुसार आपने जो भी सर्च करने के लिए डाला है उसके अकॉर्डिंग ढूंढ के उसने आपको दे देगा। मैच होने पर आपको वेब पेज देता है, दे दिया, तो उसे क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, सर्च करने के बाद नीचे क्या आ जाती है, सारी लिस्ट आ जाती है। तो वो जो नीचे लिस्ट आती है उनको हम वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम लोग हिट्स बोलते हैं। याद रखना एग्जाम के लिए क्या बोलते हैं, हिट्स। सर्च इंजन पे जैसे हमने सर्च किया, अब जो नीचे सामने आया ना, तो सारी क्या है, वो सारी हिट्स है। इतना याद हो गया आपको। अब अगर हम उसको सोचे कि जो सामने लिस्ट आई है, बेसिकली जैसे हम किसी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम उस पे सर्वर के पेज पर चले जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, हिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हिट्स कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हिट्स ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है लिंक। क्योंकि जैसे हम सर्च करते हैं गूगल में, सर्च इंजन में हमने सर्च किया है, नीचे लिस्ट हमारे पास में आ गई, सारी क्या आती है, हाइपर लिंक्स होती है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे हम उस सर्वर के पेज पर चले जाते हैं। इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या, लिंक लगा सकते हैं। तो आप याद रखना, प्रश्न थोड़ा सा घुमा रहा था इसलिए हमने आंसर उसका लिंक लगा दिया। अदरवाइज राइट आंसर क्या है उसका है हिट्स। ऐसे याद रखिएगा दोनों को। और ब्लॉग तो हमको मालूम है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का पर्सनल या प्रोफेशनल जो वेब पेज होता है, या वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, टेक्स्ट ब्लॉगिंग करते हैं, वो ब्लॉग कहलाता है। व्यू दिखने के लिए सक्सेस यहाँ पे नहीं आएगा। एमएस वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट करने वाले पर आप टेक्स्ट को किससे या किसके रिलेशन में पुश करते हैं। ठीक है, देखिए इंडेंट क्या होता है, पहले हम इस पे बात करेंगे, है ना। तो पैराग्राफ हम लोग रनिंग मैटर टाइप करते हैं, पैराग्राफ बन जाता है 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितने का भी। इंडेंट क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना कि हमारे पास ये पेज होता है। एमएस वर्ड में आप लोग टाइपिंग करते होंगे तो हमारे पास कर्सर हमको यहाँ से मिलता है, है ना, यहाँ से हम टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दूरी होती है पेज की बॉर्डर और कर्सर के बीच की, ये जो दूरी होती है ये कहलाती है इंडेंट। जो हम पैराग्राफ लगाते हैं ना कॉपी में, उसकी बात हो रही। तो कर्सर जहां हमको मिलता है और पेज की बॉर्डर, दोनों के बीच में गैप होता है, 1 इंच का बाय डिफॉल्ट होता ही, आप लोगों ने देख लेना, तो वो कहलाता है इंडेंट। तो उसको कम या ज्यादा, इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग करते हैं, जैसा हमको सिचुएशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग टाइप करने के लिए। अब प्रश्न है, एमएस वर्ड पैराग्राफ इंडेंट करने पर आप टेक्स्ट को किसके रिलेशन में पुश करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब इसको बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, कर्सर और दूर जाएगा। हम डिक्रीज करेंगे तो वापस कम आएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये जो पेज होता है बाय डिफॉल्ट रूप से 1-1 इंच सब जगह क्या होता है, हेडर हुडर भी 1-1 इंच होता है, इधर की मार्जिन भी 1-1 इंच होता है हमारे पास। तो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, है ना, ये किसके रिलेशन है, किसके अकॉर्डिंग हम कम ज्यादा करते हैं। हम ये जो मार्जिन होता है पेज का, ये जो मार्जिन होता है इसके अकॉर्डिंग ही हम कम ज्यादा करते हैं। मार्जिन के अनुसार उसका स्पेस हम बढ़ा और कम कर सकते हैं इंडेंट का, उससे ज़्यादा या कम तो हम कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, वो आएगा मार्जिन। पेज का जो मार्जिन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इंडेंट को कम और ज़्यादा करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, है ना। बाकी आउटलाइन हमारे पास में व्यू होता है, ट्रिम हम लोग वीडियो वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना। ब्लीड हमारे पास ऐसा कुछ फिलहाल तो नहीं है। ऐसा सिस्टम जो यूजर को रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डेटा एंटर करने के लिए गाइड करता है। रिक्वायर्ड फॉर्मेट में मतलब जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए उसी फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा की एंट्रीज करनी है। तो कौन सा आपके पास में
ऑप्शन आपको मिलता है, बस वो उसकी बात हो रही है ना, क्या गाइड करेगा आपको। हमको बोल रहा है डेटा की वैलिडेशन, इनपुट मास्क, क्राइटेरिया और डेटा वेरिफिकेशन। देखिए हम अगर पहले बात करें डेटा वैलिडेशन की, तो डेटा वैलिडेशन क्या है, डेटा वैलिड है कि नहीं उसकी जांच करता है, ठीक। फिर हमारे पास इनपुट मास्क है, क्राइटेरिया है, डेटा वेरिफिकेशन है। तो ये वैलिडेशन हो गया। वेरिफिकेशन की बात करें तो उसकी जांच करेगा सही है या गलत है, यहाँ पे वैलिड चेक हो गया, यहाँ पे सही है गलत है, वेरीफाई करेगा उसको। क्राइटेरिया मतलब स्पेशल मानदंड होता है ना, कि आपको सर्टेन इसी तरीके के चाहिए सारे, आपने कोई लिस्ट बना दी उसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डेटा रख सकते हैं। हमारे से प्रश्न पूछ रहा है रिक्वायर्ड फॉर्मेट, मतलब एक्चुअल किस फॉर्मेट में ही वहां पे डेटा जाना चाहिए। तो फॉर्मेट की बात हो रही है, स्टाइल जो भी हम देंगे उसकी बात हो रही है। तो वो निर्भर करेगा किस पे, इनपुट मास्क पे। इनपुट मास्क आपको दिए गए इनपुट को फिक्स करने के लिए किया जाता है कि आपने फिक्स कर दिया, अब उसमें वही डाटा जाएगा, मतलब एड्रेस होगा तो एड्रेस ही जाएगा, उसमें आप नंबर नहीं डाल सकते, है ना। और अगर नंबर या डेट के लिए अगर आपने डाल दिया तो उसमें टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भैया यहाँ पर तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो याद रखना इनपुट मास्क वो कहलाता है। MS एक्सेल में x की घात 4 जैसे कैरेक्टर, है ना, घात टाइप करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। ऊपर पहुंचाना है भैया, घात लगाना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, है ना, ये दोनों के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक सर्टेन क्राइटेरिया के बाद पूछे जाते हैं, है ना। या ऐसा कहूँ मैं कि कुछ एग्जाम बाद, एक एग्जाम दो एग्जाम बाद वाले क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहते हैं, हमारे एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा है x की घात क्या लिखी, 4 लिखी, तो ऊपर पहुंचाना है हमको, तो ऊपर अगर पहुंचाना होगा तो हम लगाएंगे क्या, सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर के लिए सुपर स्क्रिप्ट। तो यहां पर क्या लग जाएगा आपका, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हमको नीचे लिखना होता, है ना, मतलब x हमने लिखा और नीचे की तरफ अगर लिखना होता बेस में उसकी, तब हम क्या लगाते, सब स्क्रिप्ट। नीचे आएगा तो क्या आएगा, सब स्क्रिप्ट आएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सुपर स्क्रिप्ट आएगा। इसके शॉर्टकट की भी याद रखना आप, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, है ना, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, सुपर स्क्रिप्ट। और कंट्रोल के साथ में इक्वल, मतलब एक ही बटन होती है, नीचे इक्वल ऊपर प्लस रहता है, वो प्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट, है ना। कंट्रोल प्लस इक्वल बटन प्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, सबस्क्रिप्ट, नीचे की तरफ भी रहेगा, और उसका हमने शिफ्ट भी जोड़ दी, कंट्रोल प्लस इक्वल या फिर वह प्लस रहता है तो क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आता है, इन दोनों के लिए ही आता है कि हम ऐसा कहाँ लिखते हैं, तो ऐसा हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले में, गणितीय फॉर्मूले में हम इस तरह का यूज करते हैं। और ऐसा कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऐसा हम लिखते हैं जब साइंस के हमको फॉर्मूले लिखने होते हैं, तब हम उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, उसको आपको याद रखना है। तो बेसिकली हमारे पास में ये मैथ्स का हो गया और ये साइंस का हो गया, इतना याद रखना है। अब हमारे प्रश्न का राइट आंसर, हमसे ऐसा बोल रहा था तो मैंने बता ही दिया है, कहाँ पे आएगा, वो ऊपर की तरफ है, तो कहा जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, इसका राइट आंसर आने वाला है। अंडरलाइन हम लोग लगाते हैं, जैसे हमको नीचे की तरफ लाइन लगानी है, और बाकी फिर ये वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किसके माध्यम से फैलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोगों को पता भी रहना चाहिए, है ना, क्योंकि वायरस भैया हम लोगों ने देखा है कोरोना का बड़ा तेजी से फैलता है। हमारे पास में इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से, तो संक्रमण से जितने वायरस होते हैं सबसे आसान रास्ता होता है उसके लिए संक्रमण का, मतलब एक फाइल खराब है, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, ऐसे सारी फाइलें खराब करते रहता है, ठीक है। नेटवर्क लिंक, इंटरनेट से जो लिंक हमको मिलती है उसके माध्यम से भी वायरस आ जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे। डाउनलोडिंग प्रोग्राम फॉर्म बिल्टिंग बोर्ड्स, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड से प्रोग्राम डाउनलोड हम लोग करते हैं किसी भी वेबसाइट से जाकर, तो वहां से भी वायरस के आने के चांसेस होते हैं, आते हैं वायरस। ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी कैसे है, सही है। हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं तो इन्फेक्शन, संक्रमण, मतलब कि आपने एक जगह पेन ड्राइव यूज करी, वही दूसरी जगह, तीसरी जगह, इससे वायरस बिल्कुल आने वाले हैं। सीडी में आ जाते हैं बहुत बार, अगर राइटिंग जिस कंप्यूटर में वायरस था उसी से राइट किया गया होगा, फ्लॉपी से पहले आते थे, मेमोरी कार्ड से आ जाते हैं, है ना। और साथ में इंटरनेट से तो बहुत आम बात है वायरस आपके कंप्यूटर में आना। अगर आप इंटरनेट आपके कंप्यूटर में चला रहे हो, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में वायरस है 100%, है ना। तो एंटीवायरस का यूज करिए, आपकी फाइलों को सुरक्षित करिए। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? इसके बारे में तो मैं आपको एग्जाम तक के याद करा दूंगा, वोलेटाइल कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है। देखिए, वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हम लोगों ने बात कल भी किए थे। वोलेटाइल मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर का डेटा लाइट जाने के बाद अपने आप नष्ट हो जाता है, और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल की अगर बात करें तो नॉन वोलेटाइल का जो डेटा होता है लाइट जाने के बाद भी जैसा का वैसा सुरक्षित रहता है, और इसे हम स्थायी स्टोरेज के रूप में देखते हैं। अब बात करें, यहाँ पर हमारे पास में है रोम, रैम, LSI, VLSI। तो इन दोनों से बात कर ले। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, फुल फॉर्म है इसके। ये दोनों के दोनों क्या है? तो भैया ये प्रोसेसर है ना। हमने यहाँ पर IC का बड़े पैमाने पे यूज किया, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया। ये तो प्रोसेसर की बात होगी, तो इसमें तो डेटा सेव होगा नहीं, तो ये दोनों कैसे हो गए? गलत। वैसे भी इसमें क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। अब बचा रैम और रोम। तो यहाँ पर अगर रोम की बात करें तो रैम की अगर हम बात करें तो ये रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। रजिस्टर ऑलरेडी अस्थायी होते हैं, लाइट जाएगी डेटा अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो रैम होती है ये क्या है? ये है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी है, इसके अंदर का डेटा लाइट जाते से नष्ट हो जाएगा। रोम की बात करें तो रोम हमारे प्रश्न का राइट आंसर है भैया। ये क्या है हमारे पास में? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके अंदर का डाटा हमेशा सुरक्षित रहता है, लाइट चली जाए उसके बाद भी। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा रोम। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता और रिस्पॉन्स देता है क्या कहलाता है? देखिए, रियल टाइम में कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है और रिप्लाई देता है, मतलब जो भी कंडीशन आपके पास में होगी, डेटा आपके पास में होगा, उसको पढ़ेगा और रिप्लाई करेगा। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? हमारे पास में है बैच सिस्टम। तो बैच अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था, जहां बहुत बड़े काम को छोटे छोटे बैचेस में बांटकर और एक साथ दे दिया जाता था, क्योंकि बहुत स्लो चलते थे, कौन उतने रुकेगा वहां पर। तो पहले एक प्रोसेस होगी, उसके बाद अगला कमांड उसको अपने आप मिल जाएगा। तो बैच वहां पर यूज किया। अब रियल टाइम सिस्टम है, तो रियल टाइम जो सिस्टम है ये बिल्कुल हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही ये वाला काम कर सकता है, पढ़ के तुरंत रिस्पॉन्स देगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास पे होता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है? ये जो हमारे पास CPU होता है, प्रोसेसर होता है, उसके टाइम को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटकर और प्रोसेस को दे देता है। CPU या जो प्रोसेस चलती है ना, तो उसके CPU के छोटे छोटे भागों को बांटेगा और हर एक प्रोसेस के लिए CPU का उतना उतना भाग शेयर कर देता है एक ही टाइम पे। तो हमारा जो CPU होता है एक समय में मल्टीपल काम कर पाता है उस कंडीशन में। क्विक रिस्पॉन्स ऐसा अभी हमारे पास में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटर्नल अटैक से बचाने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? प्राइवेट नेटवर्क है जैसे हम लोगों का है, प्राइवेट नेटवर्क में एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी अटैक से हमारे कंप्यूटर को अगर बचाना है, हमारे नेटवर्क को अगर बचाना है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर आने वाला है हमेशा क्या? फायरवॉल। क्या आएगा? फायरवॉल। एक क्वेश्चन फायरवॉल के लिए और आता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि नेटवर्क में ऑथेंटिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो किसका यूज करेंगे? फायरवॉल का। ये जांच करता है, चेक करता है कि व्यक्ति सही है या फाइल सही है या नहीं है ना। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है किसकी मदद से? फायरवॉल की मदद से। याद रखना। एंटीवायरस तो आपको पता ही है, वायरस। डिजिटल सिग्नेचर सुन लीजिए क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली किसी व्यक्ति या संस्थान की, है ना, जो जानकारी होती है तो एक नोटपैड की फाइल में टेक्स्ट के रूप में होती है। तो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या होगी? एक टेक्स्ट फाइल होगी जिसके अंदर उस व्यक्ति या संस्थान की पर्सनल, प्रोफेशनल विद बैंक डिटेल की सारी इंफॉर्मेशन होती है, बस वही होती है। और वो जो फाइल होती है नोटपैड की, उसको किस में रखा जाता है? एक पेन ड्राइव में रखा जाता है। तो वो पेन ड्राइव ही कहलाती है डिजिटल सिग्नेचर। तो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है उसको मोस्टली बहुत अलग अलग साइट पे, जहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है उसे पेन ड्राइव लगाई आपने और किसी ने आपके एवज में और उस जो कागज होगा उसको सर्टिफाइड कर दिया वहां पर। ठीक, तो याद रखना वहां पर यूज। और टेक्स्ट फाइल होती है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतना याद रखना आप। दो तरह के क्या होंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर जब भी होते हैं, तो याद रखना दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास में क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर,
और एक हमारे पास में होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसको हम पढ़ने के हिसाब से दो भाग में बांट देते हैं। कौन सा है? एक हम बांटते हैं किसकी, कि हमने बोला कि मैनेजमेंट, और एक हम लोग बांटते हैं किसमें, मेंटेनेंस में। मैनेजमेंट और मेंटेनेंस बांट दिया। अब मैनेजमेंट जो रहता है यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती है। क्या क्या आती है? एक आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आता है डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, इस तरफ में। मेंटेनेंस में जो हमारे पास में आता है तो वो आती है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज आती है। यूटिलिटीज मतलब रख रखाव से संबंधित जितने भी रहते हैं मेंटेनेंस से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे पास में ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास में होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, हमारे पास होता है डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेसर, है ना। फिर हमारे पास में आता है बैकअप और फिर आता है एंटीवायरस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? इतने ही है भैया। अब इसमें से कोई यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। एंटीवायरस हमारे प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि एंटीवायरस क्या है हमारे पास में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रहा है और वैसे कहाँ रहता है, वो यूटिलिटीज में रहता है। और यूटिलिटीज को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसा याद रखना है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एंटीवायरस, नन ऑफ दिस नहीं होगा। इसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास में होते हैं उनके नाम भी आप सुन लीजिए। हमारे पास में होते हैं जितने प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, चाहे असेंबलर हो, चाहे इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, ये भी हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में SQRT क्या बताता है? तो SQRT हमारे पास में बेसिकली जो फार्मूला होता है MS एक्सेल का फार्मूला है। ये क्या काम कर सकते हैं इससे हम निकाल सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग करते हैं, स्क्वायर रूट समझता ना आपको, ये तो जो स्क्वायर रूट होता है इसको अगर निकालना है तो बस हमको क्या करना है, हमको इक्वल लिखना है, SQRT लिखना है, ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिया 25, ब्रैकेट बंद, एंटर। क्या आ जाएगा? उसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा भैया 5। ऐसे निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ x अपॉन x का वर्ग निकालना है क्या? तो ऐसा तो नहीं है, मैं तो स्क्वायर रूट बता दिया आपको सीधे सीधे। हमारे को बोल रहा है 2 राइज्ड टू पावर x, ये भी नहीं होगा, घात की घात। स्क्वायर रूट ऑफ x, हाँ तो ये सही हो गया। स्क्वायर रूट निकालना है किसका भैया? x का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं? वर्गमूल बोलते हैं। ये भी याद रखना है आपको, और फार्मूला याद कर लेना स्क्वायर रूट निकालने की, और प्रैक्टिस भी कर लेना, एग्जाम में आएगा तो फट से स्क्वायर रूट निकाल लेना। ईमेल मैसेज के साथ भेजी जाने वाली अलग एक्सटर्नल फाइल क्या होती है? ईमेल के साथ हम अलग से फाइल क्या करते हैं? अटैच करके भेज देते हैं ना भैया। फोटो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, PDF भेज दी, तो ये सारा क्या कहलाता है? ये अटैचमेंट कहलाता है। एग्जाम के लिए याद रखना, अटैचमेंट का साइन इस तरीके से होता है, पिन लगी होती है ना, वो फाइल में पिन लगाते हैं हम लोग, तो ऐसी वाली अटैच वाली पिन ऐसी रहती है, ऐसा ही साइन वहां पर बना होता है जब हम मेल भेजते हैं किसी को। तो क्या होगा? बेसिकली ये अटैचमेंट ही होगा, इसको याद रखना है। ऑप्शन ईमेल या पार्सल नहीं होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भरकर डेटा सर्वर में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ऑनलाइन फॉर्म भर लिया, ठीक है, अब उसको सर्वर पर हमको भेजना है तो हम सेव करेंगे, जाहिर सी बात है भाई। किसी वेबसाइट पर हम लोग गए, वहां पे हमने फॉर्म भर दिया, फिर हम सबमिट करेंगे। जैसे हमने सबमिट करेंगे तो जो फॉर्म होगा वो कहाँ चला जाएगा? उस वेबसाइट पे चला जाएगा। जैसे भी आप एग्जाम के फॉर्म भरेंगे, एग्जाम के फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 अगस्त है, याद रखना, उसके पहले फॉर्म भर देना जल्दी से। तो बेसिकली जब आप फॉर्म भरते हो, है ना, उसको सबमिट कराते हो, तो वो कहाँ जाता है? वो चले जाता है किस पे? सर्वर पे चले जाता है। तो हमारे कंप्यूटर से या आप कैफे के कंप्यूटर से जब फॉर्म भर के सबमिट करते हो तो वो रहता, जब तक सबमिट नहीं करते तब तक कहाँ रहता? उसी कंप्यूटर में। सबमिट करने के बाद कहाँ चले जाता है? वो सर्वर पे। तो अब सीधे सीधे बात करें हम लोग, तो हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी फाइल को हम भेज रहे हैं तो वो कहलाता है अपलोडिंग। और इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल को हम सेव कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो कहलाता है डाउनलोडिंग। याद रहेगा, हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पे हम भेज रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो अपलोडिंग कहलाएगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी याद रखिएगा आप, कि हम जो व्हाट्सएप की DP लगाते हैं,
है ना। व्हाट्सअप के लिए डीपी लगाने के लिए जो फोटो है वो हमारे स्टोरेज में है मोबाइल में, हम लोगों ने व्हाट्सअप पे गए और वहाँ पे डीपी हमने अपलोड कर दी, तो बेसिकली वो जो फोटो है कहाँ चली जाती है, व्हाट्सअप के सर्वर पर चली जाती है। तो क्या हो रहा है, वो भी अपलोडिंग का एक फॉर्म है ना, याद रखना। तो क्या आ जाएगा, अपलोडिंग आ जाएगी, याद रखना, अच्छे से याद रखना। डाउनलोडिंग वहां से इधर हम लेके आ रहे हैं। नेविगेशन मतलब रास्ता कोई हमको दिखा रहा है। सर्फिंग मतलब बेवजह बस इंटरनेट पर हाइपरलिंक पे क्लिक करके करके घूमना, टाइम पास करना, सर्फिंग कहलाता है। लैन में कम्युनिकेशन के लिए कौन सी केबल यूज की जाती है? लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में वैसे तो हम लोग यूज करते हैं किसका, बहुत सीधे सीधे बात करें तो बहुत पहले हम लोग यूज करते थे किसका, हम कोएक्सियल का यूज करते थे बहुत पहले। फिर हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया किसको, ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम लैन केबल भी बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसका यूज करना स्टार्ट किया। और अभी आज के समय में हम लोग नेटवर्क तैयार कर रहे हैं तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक, जो हल्के आते हैं, लो क्वालिटी के आते हैं, उसका भी यूज करते हैं। तो अगर मैं बोलूं सीधे सीधे क्वेश्चन अगर पूछे कि लोकल एरिया नेटवर्क में किसका यूज करते हैं, तब आप आंसर लगा देना किसका, ट्विस्टेड पेयर का, या हम बोलते हैं लैन केबल का। ठीक है। और अगर प्रश्न से ऐसा आपको इंडिकेट हो रहा है कि वो ऑल ओवर सभी के बारे में पूछना चाह रहा है ना, लगातार, तो आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, कोएक्सियल, उसके बाद में लैन केबल, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल। इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कि कब का पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका आंसर देना। अदरवाइज लैन में हम लोग जो यूज करते हैं वो लैन केबल ही यूज करते हैं। और वैन की बात होगी, वाइड एरिया सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेन की बात होगी। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, कोएक्सियल केबल का, और आजकल हम फाइबर ऑप्टिक केबल का भी उसमें यूज करते हैं। और बहुत लंबी दूरी के लिए हम लोग सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल का ही यूज करते हैं, ये भी याद रख लो। लंबी दूरी होगी बहुत ज्यादा तो फाइबर ऑप्टिक ही यूज में आएगी। MS Excel 365 में शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F3, यहाँ पे ऑफिस 365 लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको मैं। देखिए यहाँ पे जो वर्जन लिखा रहता है MS Excel अभी 365 का लिखा है, हो सकता है यहाँ पे 2010 हो, 2019 हो, 2021 हो, 2007 हो। तो हमारे क्वेश्चन के आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, जो पुराने वर्जन और नए वर्जन में जो अंतर आ रहा है वो 90% एक जैसा ही है, 90% एक जैसा ही है। 10% थोड़े से चेंजेस आए हैं, वो भी कुछ नए फीचर्स जुड़े हैं, पुराने वाले तो जैसे कि वैसे है। तो अगर यहाँ पे बात करूं मैं, शिफ्ट प्लस F3 किसकी है, ये भी है हमारे पास में फार्मूला इंसर्ट करने के लिए। तो फार्मूला इंसर्ट करने की ये वाली शॉर्टकट की 2007 में भी ऐसी चलेगी, 10 में भी ऐसी चलेगी, 19, 21, 365 सब में एक जैसी चलेगी, 2024 में भी एक जैसी चलेगी। तो कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है, वहां पे कोई भी वर्जन लिखता है ना, और आपने जो पढ़ा हुआ है वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको उस वर्जन के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो आंसर पता है आप वो लगा दीजिए, 90% उसके क्या चांसेस है सही होने के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये किसकी शॉर्टकट की हमारे पास में, ये है फंक्शन इंसर्ट करने की, फार्मूला इंसर्ट करने के लिए। तो हमारे पास में क्या है, इमेज फंक्शन डालने, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, है ना, इंसर्ट फंक्शन। तो ये इसकी सही होगी, सीट के लिए नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो। जैसे हार्ड डिस्क हमारे पास में क्या है, ये मैग्नेटिक है। फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक है। रैम हमारे पास में बात करें तो ये रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई है ना। तो ये हमारे पास में वहां चली गई, रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कॉम्पैक्ट डिस्क है, मतलब ये क्या बोल रहा है आपको, CD बोल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, इतना याद रखेंगे। तो दो हमारे पास पे स्टोरेज डिवाइस है, ये किसके लिए है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, और ये वाली हमारे पास ऑप्टिकल है। तो CD, DVD, ब्लूरे डिस्क ऑप्टिकल में आएगी, और मैग्नेटिक में कौन सी आएगी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, और एक हमारे पास में और है मैग्नेटिक टेप, इतना याद रखेंगे। GUI किसके बीच इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ग्राफ और चित्र के माध्यम से यूजर से इंटरफेस स्थापित करें। इंटरफेस मतलब माध्यम होता है, तो इंटरेक्ट होने के लिए
जुड़ने के लिए हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर होगा, जितना अच्छा यूआई होगा यूजर इंटरफेस, उतना ही अच्छा वहां पर काम करने में मजा आता है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर है। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई, ये क्या है, तो ये हमारे और कंप्यूटर है ना दोनों के मध्य क्या करता है, एक माध्यम के रूप में काम करता है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो जो भी हमको काम करना है इसी यूआई पे हम काम करेंगे, और काम किससे लेते हैं हम लोग, मशीन से लेते हैं। तो जीयूआई जो वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। जितना अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा उतना ही बढ़िया वहां पर हम लोग काम फिर कर पाते हैं। तो किसके बीच इंटरफेस स्थापित करेगा भैया, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में नहीं, आदमी और मशीन, हाँ ये हो सकता है ना, यूजर और कंप्यूटर बोलना चाहिए उसको, यूजर और कंप्यूटर के बीच में, ये सही होगा। सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास कंप्यूटर और यूजर के बीच है ना, तो ये वाला आंसर आएगा, यूजर और कंप्यूटर के बीच में। याद रखना वहां पे थोड़ा सा उसने वैसा लिख दिया, पर वही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्सपेंशन कार्ड नहीं है। एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है भैया, देखिए एक्सपेंशन कार्ड मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे पास मदरबोर्ड में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, कि वीजीए का है, यूएसबी का है, और हमारे पास में साउंड के है, साउंड कार्ड लगा हुआ है, प्रिंटर के लगे, सब अलग अलग कार्ड लगे होते हैं, उसमें ऑन बोर्ड होते हैं। जब वो खराब हो जाते हैं या आपको और ज़्यादा चाहिए, जैसे यूएसबी की हम बात कर लेते हैं कि यूबी पीछे की तरफ 4 दिए हैं और आपको और 4 चाहिए, तो वो तो उसमें बोर्ड में तो हम लगाने से रहे, तो बोर्ड में अब पीसीआई जो स्लॉट्स होते हैं उस पर हम एक्सपेंशन बोर्ड लगा देते हैं। एक्सपेंशन बोर्ड में क्या होता है कि अगर मैं यूएसबी की बात करूँ तो इस तरीके से क्या होगा, एक फाइबर का बना होगा प्लास्टिक का, और यहाँ पे उस पर लोहे की क्लिप लगी होगी, और यहाँ सामने की तरफ मतलब ये वाला भाग अगर मैं बना के बताऊँ आपको, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, सारे पोर्ट मिलेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और ये जो बोर्ड होता है हमारे पास में एक्सपेंशन, ये मदरबोर्ड में जाके लग जाता है, ठीक है। और हमको एक्स्ट्रा क्या मिल गए, पोर्ट मिल गए। तो एक्स्ट्रा पोर्ट अगर आपको चाहिए तो एक्सपेंशन बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने वो एक्सपेंशन बोर्ड वो वाला भी देखा होगा, बिजली का बोर्ड देखा होगा आपने, कि बिजली में हमने प्लग लगाया तो वहाँ पे एक ही सॉकेट हमारे पास दिया है, हमको उसमें 4 चीजें लगानी है, कैसे लगाएंगे, तो हम एक्सपेंशन बोर्ड लेके आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पिने लगाने की जगह होती है, सॉकेट्स होते हैं, एक केबल होता है, वो केबल हमने वो पिन में लगा दिया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल गए। तो जो एक बोर्ड, एक प्लग आपके पास में था, एक सॉकेट था, तो आपने उसको क्या कर लिया, मल्टीपल में कन्वर्ट करा लिया। तो ये जो बोर्ड आपने यूज किया है वो एक्सपेंशन बोर्ड होता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है कि आपको मल्टीपल पोर्ट चाहिए तब भी हम ऐसा यूज कर सकते हैं, या फिर आपका ऑन बोर्ड जो पोर्ट लगा हुआ वो खराब हो गया, अब दूसरा पोर्ट आपको लगाना है, तो हम एक्सपेंशन बोर्ड का यूज करेंगे पीसीआई स्लॉट पर। क्या है हमारे पास में, हमको बोल रहा है ग्राफिक्स कार्ड का एक्सपेंशन कार्ड, ये बोल रहा है कौन सा नहीं होता है, तो ग्राफिक्स कार्ड का तो होता है ना, तो हम एजीपी में लगाते हैं, तो एक्सीलेटर ग्राफिक्स इंटरफेस जो होता है हमारा उसमें लगाया हमने पोर्ट में, और फिर चालू हो जाएगा, तो इसका तो होता है। कीबोर्ड कार्ड तो नहीं होता है ना, कीबोर्ड कार्ड नहीं होगा। मॉडेम कार्ड, हाँ मॉडेम होता है। 2 तरह के मॉडेम हमारे पास में आते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाला तो आपने देखा होगा, जगह जगह पे डब्बे जैसा होता है, बाहर रखा हुआ रहता, वो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल क्या होता था, वो ऑन बोर्ड लगता था अंदर की तरफ, और उसी से इंटरनेट चलता था। बहुत पहले यूज किया करते थे, आजकल नहीं करते। तो उसमें टेलीफोन लाइन डायरेक्ट लग जाती थी और एक तरह से टेलीफोन बाहर निकल जाता था और उसमें आपका इंटरनेट चलते रहता था। तो इसका भी आता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम एनआईसी कार्ड है ना, या इसको हम क्या बोलते हैं, लैन कार्ड बोलते हैं। तो इसका भी एक्सपेंशन कार्ड जो है वो आता है ना। अदर मल्टीपल अगर हमको लगाने होंगे तो हम लगा सकते हैं। तो पीसीआई स्लॉट पर ये सारे के सारे रखते हैं, सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड को छोड़कर। तो याद रखेंगे किसका नहीं होता है, तो कीबोर्ड का नहीं होता है भैया, बाकी सबके होते हैं। अक्षर और सिंबल की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अक्षर और सिंबल, कल भी हम लोगों ने बात करी थी। अक्षर और प्रतीक जो होते हैं उसकी एक्यूरेट अगर हम लोगों को क्या चाहिए, स्कैनिंग अगर करनी है, तो हम लोग यूज करते किसका, ओसीआर का। किसका यूज करेंगे हम लोग, ओसीआर का यूज करते हैं। इसको आपको याद रखना है। एमआईसीआर बैंक में यूज होता है। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, ओसीआर। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में नापी जाती है, ये तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अगर याद होगा। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट हम क्या में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 1 सेकंड में ज्यादा, कम से कम कितना होना चाहिए, तो बता दूं 50 के ऊपर ही रिफ्रेश रेट होना चाहिए।
क्योंकि हमारे बिजली की सप्लाई भी क्या आती है 50 हर्ट्ज की ही आती है, तो उसके ऊपर रिफ्रेश रेट होगा तो मॉनिटर बड़ा अच्छा चलेगा, अच्छा चित्र आपको दिखेगा। डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच जो हमारे पास में डीपीआई की बात होती है, किसकी भी है डीपीआई, और ये क्या है प्रिंटर की क्वालिटी हम चेक करते हैं, इससे वो याद रखना है ना। मिलीमीटर, पिक्सल, पिक्सल किसी इमेज को बनाने की छोटी सी इकाई होती है, डॉट्स होती है, उससे हम पिक्सल कहते हैं। कैश मेमोरी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कंप्यूटर के सीपीयू के पास में होती है, सबसे तेज होती है, हमको पता है। कौन सा सिद्धांत है उसका, कौन सा प्रिंसिपल है उसकी बात हो रही है, तो हमको बोल रहा है लोकेलिटी ऑफ डाटा, लोकेलिटी ऑफ डाटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड डेटा। देखिए मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी बेसिकली कहाँ है, सीपीयू के पास में होती है। तो सीपीयू के पास में होने के कारण क्या, सीपीयू को हमेशा डेटा उपलब्ध होना चाहिए तेजी से। तो क्या करता है कैश मेमोरी, उसके बाद जो पहले से डेटा यूज किया है वो, और जो नया डेटा आ रहा है वो, तो दोनों को साथ में लेकर और सीपीयू के पास में हमेशा डेटा उपलब्ध कराती है, हमेशा जो कमांड्स होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उपलब्ध कराती है। तो हमारे पास में जो कैश मेमोरी का सिद्धांत रहता है, याद रखना क्या होगा, लोकेलिटी होगा ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मतलब नजदीक, जितने नजदीक से, जितने पास से चीजें मिल सकती है उतने दूर से नहीं मिल सकती है, उसीलिए है ना लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का सिद्धांत लगता है, इसको याद रखिएगा। वेक्टर इमेज बनाने और एडिट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है? वेक्टर इमेज आपको बता दूं मैं, जैसे कि मैं एक इमेज बनाता हूं, जैसे मैंने ये बनाई, एक इमेज ये बनाई, और एक इमेज मैंने बना दी ये, दो इमेज आपको दिख रही होगी। हाँ, तो ये वाली जो इमेज है ये होती है रास्टर, और ये वाली जो है ये है वेक्टर। ये रास्टर है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर वाली ज्यादा स्पष्ट दिख रही होगी, साफ दिख रही होगी, और रास्टर वाली कमजोर रहती है। तो हमारे यहाँ पर वेक्टर इमेज बनाना है, मतलब हाई क्वालिटी की इमेज बनाना है। हाई क्वालिटी की इमेज बनाने के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे ये बताना है। हमारे को बोल रहा है एमएस पेंट, एमएस पेंट में हाई क्वालिटी बना सकते हैं क्या? नहीं। हमको बोल रहा है पेंट ब्रश, पेंट ब्रश में भी लो क्वालिटी बनेगी, हाई क्वालिटी नहीं बनेगी। फिर हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर है हमारे पास में है, और उपरोक्त सभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर। इसमें हम बनाएंगे कौन सी, बिल्कुल वेक्टर ग्राफिक्स बनाएंगे हाई क्वालिटी का। तो एडोब तो आप जानते ही हो, एडोब के नाम से ही एडोब के बहुत सारे संस्करण हमको मिलते हैं, अलग अलग चीजें काम में आती है। तो एडोब इलस्ट्रेटर का यूज किया जाता है वेक्टर ग्राफिक्स, इमेज या चित्र बनाने के लिए, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एमएस पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? है ना, एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहा है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। स्लाइड ट्रांजिशन हम लोगों ने कल बात कर ली थी कि जब एक स्लाइड जाती है दूसरी आती है, तो बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए, अच्छा इफेक्ट दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, स्लाइड ट्रांजिशन का यूज करते हैं। और वही जब एनिमेशन की बात आई थी तो मैंने बताया था, एनिमेशन जो आपकी चित्र होता है, स्लाइड के ऊपर कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए एनिमेशन का यूज करते हैं। जबकि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आएगी तो हम लोग ट्रांजिशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास में कौन सा ट्रांजिशन नहीं है ना, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, वो हमको बताना है। हमको बोल रहा है वाइप राइट, तो वाइप राइट तो होता है राइट साइड से इमेज आती है। हमको बोल रहा है डिसॉल्व, डिसॉल्व वाला जो ऑप्शन है ये भी हम लोग को वहां पर मिलता है, मतलब उसी के अंदर फिल होके आ जाती है। वेज, तो वेज वाला ऑप्शन जो है ये भी हमको वहां पर मिलता है, किसमें, पावर पॉइंट में। फ्लाइन, फ्लाइन वाला जो ऑप्शन है ये भी हम लोग को पावर पॉइंट में मिलता है, लेकिन ये हमको स्लाइड ट्रांजिशन में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमको एनिमेशन में। ऑब्जेक्ट को फ्लाई इन कराना है ना, मतलब उड़ते हुए कहाँ पे लेके आना है, स्लाइड के ऊपर लेके आना है, या फ्लाई आउट कराना है, उड़ते हुए बाहर जाएगा। फिर वो लेफ्ट राइट अप डाउन वो अलग ऑप्शन हमारे पास में है, लेकिन फ्लाई इन और फ्लाई आउट बेसिकली किसके लिए है, तो ये हमारे पास में होते हैं किसके लिए, किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन देने के लिए। तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो भैया ये वाला नहीं है स्लाइड के लिए, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये स्लाइड पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो देख लो। हार्ड डिस्क की अगर बात करें, ये हार्ड डिस्क हमारे पास में, हार्ड डिस्क में इस तरीके से डेटा ट्रैक में सेव होता है, और ये ट्रैक ऐसे होते हैं डिवाइड, किसमें, सेक्टर में। इस थोड़ी देर पहले हमने देखा। अब ट्रैक जीरो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे बाहरी वाला जो ट्रैक होता है ये क्या होगा आपका, ट्रैक जीरो। सबसे बाहर वाला ट्रैक होता है ट्रैक जीरो, इसको अच्छे से याद रखिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोला सबसे बाहरी वाला, तो हाँ ये सही हो जाएगा, अंदर वाला नहीं होगा भैया, पूरी तरह भी नहीं। कौन सा होगा? सबसे बाहरी वाला जो ट्रैक है वो होगा हमारे पास ट्रैक 0। बस चलिए, इसी के साथ हमारे पास में आज के इतने ही क्वेश्चन थे और क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब याद से करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, हम डेली पढ़ने वाले हैं, कहीं क्लास आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।